जय हिंद दोस्तों। ऑल कैन स्टडी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आज हम एक ऐसी सरकारी प्रक्रिया की गहराइयों में उतर रहे हैं जो लाखों लोगों के लिए एक सरदर्द और कंफ्यूजन का कारण बनी हुई है। मतदाता सूची की जांच यानी SIR प्रक्रिया। और ये एक ऐसा सरदर्द है जिसमें ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि उन्होंने दवा ले ली है, मतलब फॉर्म भर दिया है और अब सब ठीक है। बिल्कुल। हमारे पास चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है, कई लोगों के असल अनुभव है और इस प्रक्रिया से जुड़ी कुछ अंदर की जानकारियां भी हैं। आज हमारा मकसद इस पूरी ब्यूरोक्रेटिक भूल भुलैया का एक तरह से नक्शा बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लाखों लोग फॉर्म भरने के बाद भी क्यों एक बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं, और वो कौन सी छोटी सी दिखने वाली गलती है जो किसी का भी नाम लिस्ट से बाहर कर सकती है। तो चलिए इस भूल भुलैया के पहले ही दरवाजे से शुरू करते हैं, जहां सबसे ज्यादा लोग अटके हुए हैं। ये सोच के 2003 की मतदाता सूची में दादाजी या पिताजी का नाम मिल गया, उसे फॉर्म में भर दिया और बस काम खत्म। हाँ, ये एक राहत की सांस जैसा लगता है कि चलो एक बड़ा काम निपट गया, लेकिन असल में ये काम का अंत नहीं बल्कि असली प्रक्रिया की शुरुआत है। यही सबसे बड़ी चूक है। देखिए, SIR फॉर्म के पीछे जो निर्देश दिए गए उनमें एक शब्द है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। मिलान, मैचिंग। साफ लिखा है कि अगर आपके द्वारा फॉर्म में भरी गई जानकारी का कंप्यूटर में पहले से मौजूद डेटा से मिलान नहीं हुआ तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब फॉर्म भरना तो सिर्फ एक चाबी देने जैसा है, असली ताला तो कंप्यूटर है। और ये ताला बहुत ही पिकी है, इसे जरा सी भी गड़बड़ पसंद नहीं। ये कोई इंसान तो है नहीं जो समझ जाए कि विमला और बिमला एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कंप्यूटर के लिए विमला देवी और बिमला देवी दो अलग अलग इंसान हैं। पता के नाम में एक अक्षर का फर्क, पते में एक पुराना और एक नया पिन कोड, ये सब कंप्यूटर के लिए मिसमैच हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका असल जिंदगी में बहुत गहरा असर पड़ता है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक व्यक्ति के पिता का नाम उनके सारे दस्तावेजों में राम कुमार था। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब जगह। ठीक है, बिल्कुल सीधा साधा मामला लगता है ये तो। लगता है, लेकिन उनके स्कूल की मार्कशीट में दशकों पहले किसी क्लर्क की गलती से नाम रामू कुमार छप गया था। सिर्फ एक ऊ की मात्रा का फर्क। जब उन्हें एक सरकारी काम के लिए अपने दस्तावेज वेरीफाई करवाने पड़े तो उस एक मात्रा ने उनकी जिंदगी में तूफान ला दिया। उन्हें महीनों तक शिक्षा विभाग और कलेक्ट्रेट के चक्कर काटने पड़े, हलफनामे बनवाने पड़े, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि राम कुमार और रामू कुमार एक ही व्यक्ति हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा हताश करने वाला अनुभव रहा होगा। सिर्फ एक मात्रा के लिए इतनी भागदौड़। इससे ये समझ आता है कि कंप्यूटर की नजर में एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी दीवार खड़ी कर सकती है। और यही दीवार SIR प्रक्रिया में खड़ी होने वाली है। वो ऊ की मात्रा वाला संघर्ष अब लाखों लोगों को करना पड़ सकता है। तो फिर यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? मान लीजिए कंप्यूटर को मेरे फॉर्म में ऐसी ही कोई रामू कुमार वाली गड़बड़ी मिल गई, तो क्या मेरा फॉर्म सीधे कूड़ेदान में चला जाएगा? क्या खेल वहीं खत्म? नहीं, खेल खत्म नहीं होगा, लेकिन उसका लेवल बदल जाएगा। प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा। इसके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण तारीख है 9 दिसंबर। इस दिन एक ड्राफ्ट सूची जारी की जाएगी। ओके, तो ये 9 दिसंबर वाली लिस्ट फाइनल लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है। ये बताने के लिए कि कौन पहली बारी में पास हो गया और किसका मामला अटक गया है। बहुत अच्छा एनालॉजी है। ये बिल्कुल एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ही है। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत होने की जरूरत है। ये एक आधिकारिक संकेत है कि आपकी दी गई जानकारी कंप्यूटर के डेटा से मैच नहीं हुई है। ये एक, क्या कहते हैं, चेतावनी की घंटी है। और अगर किसी के लिए ये घंटी बजती है तो इसका मतलब है कि उनके दरवाजे पर एक नोटिस आने वाला है। उस नोटिस के आने के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी? उस नोटिस में साफ साफ लिखा होगा कि आपके द्वारा दी गई जानकारी का मिलान नहीं हो सका है, इसलिए अब गेंद आपके पाले में है। अब आप दस्तावेज पेश करके ये साबित करें कि आप या आपके पूर्वज जिनका आपने हवाला दिया है भारत के नागरिक हों, और यहीं से असली भागदौड़ का काउंटडाउन शुरू होता है। समझ गए। यानी दस्तावेजों की जरूरत तब पड़ेगी जब हाथ में नोटिस होगा, समय कम होगा और दबाव सबसे ज्यादा होगा। यहीं आकर ज्यादातर लोग घबराएंगे। इसीलिए आप कह रहे हैं कि तैयारी अभी से करनी है। बिल्कुल, उस आखिरी समय की घबराहट और अफरा तफरी से बचने का यही एकमात्र तरीका है। तो ये तो साफ हो गया कि दस्तावेज क्यों और कब चाहिए होंगे। लेकिन अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको परेशान कर रहा है। चुनाव आयोग की वो जो 11 दस्तावेजों की लिस्ट है,
वो किसी डरावनी शॉपिंग लिस्ट जैसी लगती है। अगर हमें इस भूलभुलैया से निकलने के लिए एक सर्वाइवल किट बनानी हो, तो वो कौन से सबसे जरूरी 6 दस्तावेज हैं जो इस किट में होनी ही चाहिए? ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। पूरी लिस्ट जुटाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन हाँ, 6 दस्तावेज ऐसे हैं जो आपकी नैया पार लगा सकते हैं। इस किट में सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र को लेके भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि ये तो सिर्फ बच्चों का बनता है। अगर कोई 40, 50 या 60 साल का है, तो वो क्या करे? ये एक और मिथक है जिसे तोड़ना जरूरी है। जन्म प्रमाण पत्र किसी भी उम्र में बनवाया जा सकता है। हाँ, प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। आपको अपने नगर निगम या पंचायत से संपर्क करना होगा, शायद एक हलफनामा देना पड़े, कुछ गवाह लग सकते हैं और इसमें 1-2 महीने का समय लग सकता है। लेकिन ये दस्तावेज इतना फाउंडेशनल है कि इस पर लगाया गया समय और मेहनत पूरी तरह से जायज है। अगर ये नहीं है तो इसे बनवाने की प्रक्रिया आज ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र सबसे ऊपर। हमारी सर्वाइवल किट का दूसरा आइटम क्या है? दूसरा है पासपोर्ट। पासपोर्ट। ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग तो इसे सिर्फ विदेश यात्रा का टिकट मानते हैं। आप इसे आधार या पैन कार्ड से भी ज्यादा मजबूत क्यों मान रहे हैं? आपका सवाल ही इसके महत्व को उजागर करता है। देखिए, आधार आपकी पहचान बताता है, पैन आपके वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करता है, लेकिन पासपोर्ट सिर्फ पहचान नहीं बताता, यह आपकी नागरिकता की पुष्टि करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे जारी करने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा सख्त होती है। इसमें आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, आपके पते पर पुलिस जाकर जांच करती है, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होता है। ये पूरी प्रक्रिया इसे नागरिकता और पते का लगभग अचूक प्रमाण बना देती है। इसलिए अगर आपके पास पासपोर्ट है, भले ही आप कभी विदेश न गए हों, ये एक बेहद शक्तिशाली दस्तावेज है। यानी पासपोर्ट एक तरह से आपकी पूरी कहानी बताता है। आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, और ये भी कि सरकार ने आपकी पूरी जांच पड़ताल की है। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, एक पूरा फोल्डर है। ये तो वाकई एक नया नजरिया है। तो जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट। तीसरा क्या है? तीसरा है निवास प्रमाण पत्र, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये बनवाना तुलनात्मक रूप से आसान है, और अगर 2003 के बाद आपका पता बदला है, तो ये दस्तावेज आपके नए और पुराने पते के बीच एक पुल का काम करता है। और चौथा? चौथा है हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट। अकादमिक रिकॉर्ड में दर्ज आपकी जन्म तिथि को बहुत विश्वसनीय माना जाता है। एक मिनट, यहाँ मुझे एक दिक्कत नजर आ रही है। हम हाई स्कूल सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उस देश में हैं जहाँ करोड़ों लोगों को कभी स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। क्या ये प्रक्रिया उन लोगों के साथ एक तरह से नाइंसाफी नहीं कर रही, जो पढ़े लिखे नहीं हैं? ये एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील सवाल है। और हाँ, पहली नजर में ये सिस्टम उन लोगों के खिलाफ पक्षपाती लग सकता है। लेकिन यहीं पर हमारे किट का पहला दस्तावेज यानी जन्म प्रमाण पत्र एक सुपर हीरो की तरह सामने आता है। जिस व्यक्ति के पास स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र की अहमियत 10 गुना बढ़ जाती है। ये उसकी जन्म तिथि का सबसे पुख्ता और लगभग एकमात्र आधिकारिक सबूत बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा। और आखिरी के 2 दस्तावेज? पांचवां है जाति प्रमाण पत्र, अगर किसी पर लागू होता है तो। ये भी पहचान के एक सहायक प्रमाण के तौर पर काम आता है। और छठा है परिवार रजिस्टर की नकल। ये भी एक उपयोगी दस्तावेज है। बस ये पक्का कर लें कि इसमें सभी सदस्यों के नाम और रिश्ते सही और साफ सुथरे लिखे हों। तो कुल मिला के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल, इन सब में सबसे जरूरी नियम क्या है? वो कौन सी एक बात है जो इन सभी दस्तावेजों को एक साथ जोड़ती है? एक शब्द, एक रूपता, कंसिस्टेंसी। सभी दस्तावेजों में आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि और आपका पता, इन सब की स्पेलिंग बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। एक अक्षर या एक मात्रा का भी फर्क नहीं होना चाहिए। आपके सारे दस्तावेज मिलकर एक ही कहानी सुनानी चाहिए। अगर एक भी दस्तावेज अलग कहानी सुना रहा है तो वहीं पर शक पैदा होता है। एक रूपता ही इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है। अभी तक की बातचीत से ये लग रहा है कि अगर हम ये 6 दस्तावेजों वाली किट तैयार कर लें तो हम इस भूल भुलैया के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे रिसर्च में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो इस पूरे खेल को बदल देती है। ऐसा लगता है कि इस भूल भुलैया के नियम सबके लिए एक जैसे हैं ही नहीं। जी हाँ, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम ज्ञात पहलू है। आपको कितने दस्तावेज चाहिए, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने तैयार हैं, बल्कि इस बात पर कि आपका जन्म कब हुआ है।
नागरिकता कानून के हिसाब से लोगों को 3 अलग-अलग समूहों में बांटा गया है और हर समूह के लिए नियम अलग हैं। ये तो कमाल की बात है। मतलब ये सिर्फ दस्तावेज तैयार करने का मामला नहीं है, बल्कि आपकी जन्मतिथि ये तय करती है कि आप ये खेल किस लेवल पर और किन नियमों से खेल रहे हैं। एक व्यक्ति जो 1985 में पैदा हुआ है और एक जो 2005 में पैदा हुआ है, उनके लिए ये प्रक्रिया जमीन आसमान का फर्क रखती है। बिल्कुल। चलिए पहले समूह की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। 1987 से पहले, यानी हमारे माता पिता की पीढ़ी के ज्यादातर लोग। जी। इनके लिए प्रक्रिया सबसे आसान है। उन्हें सिर्फ अपना कोई एक दस्तावेज देना है जो ये साबित कर दे कि उनका जन्म भारत में हुआ है, जैसे उनका जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल की मार्कशीट। बस उन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दस्तावेज। तो 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए ये रास्ता सबसे साफ है। अब दूसरे समूह के बारे में बताइए, जहां शायद हम में से ज्यादातर लोग आते हैं। दूसरा समूह है उन लोगों का जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है। अच्छा, 1987 से 2004 के बीच। इस समूह के लोगों के लिए नियम थोड़े सख्त हो जाते हैं। उन्हें 2 तरह के दस्तावेज देने होंगे। एक, अपना दस्तावेज जो उनके जन्म स्थान और तारीख को साबित करे, और 2, अपनी माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज जो ये साबित करे कि उनके जन्म के समय वो भारतीय नागरिक थे। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरा जन्म 1995 में हुआ है और मेरे अपने सारे कागजात बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे माता पिता के दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी है या वो खो गए हैं, तो आपकी अपनी नागरिकता पर भी सवाल उठ सकता है। हाँ, मेरा भविष्य मेरे माँ बाप के अतीत के दस्तावेजों से जुड़ गया है। आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। यहाँ आपकी पहचान सिर्फ आपकी नहीं रह जाती, वो आपके वंश से जुड़ जाती है। और तीसरा समूह इस जटिलता को एक और स्तर ऊपर ले जाता है। ये समूह है उन लोगों का जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। यानी वो लोग जो आज लगभग 18-20 साल के हैं, जो शायद पहली बार वोट डालेंगे। हाँ, इनके लिए नियम सबसे ज्यादा कड़े हैं। इन्हें 3 दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, एक अपना, एक अपनी माता का और एक अपने पिता का। तीनों के। जी। यहाँ ये साबित करना होगा कि व्यक्ति खुद भारत में पैदा हुआ है और उसके माता और पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं और उनमें से कोई भी अवैध प्रवासी नहीं है। यहाँ बोझ 3 गुना हो जाता है। ये जानकारी तो जैसे पूरी पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। मुझे यकीन है कि 90% से ज्यादा लोग यही सोच रहे होंगे कि सबको एक जैसे ही दस्तावेज चाहिए। ये जानना कि आपकी उम्र के हिसाब से नियम इतने ज्यादा बदल जाते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और जरूरी चेतावनी है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने माता पिता के दस्तावेजों को लेकर बेफिक्र हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने माता पिता के दस्तावेजों को भी अभी से जांच लें। क्या उनके नाम की स्पेलिंग सही है? क्या उनके पास जन्म तिथि का कोई प्रमाण है? अगर नहीं है तो उसे बनवाने की प्रक्रिया भी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो अब जब हमें भूल भुलैया के नियम पता चल गए हैं और हमारी सर्वाइवल किट भी तैयार है, तो चलिए अब नक्शे पर आते हैं। वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें कैलेंडर पर लाल स्याही से गोल कर लेना चाहिए? जांचना चाहिए। सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि हर एक विवरण। और अगर नाम नहीं आता या किसी के नाम में रामू कुमार वाली गलती होती है, तब क्या करना होगा? 9 दिसंबर के बाद ही गलतियों को सुधारने की खिड़की खुलेगी। इसके लिए एक खास फॉर्म आता है, फॉर्म नंबर 8। जिन लोगों के नाम में, पते में या किसी और जानकारी में कोई गलती है, वे ये फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। और यहीं पर आपकी पहले से तैयार की गई दस्तावेजों की किट काम आएगी, क्योंकि किसी भी सुधार के लिए आपको एक ठोस सबूत देना होगा। बिना सबूत के कोई बदलाव नहीं होगा। और इस पूरी प्रक्रिया का अंत कब होगा? फाइनल पर्दा कब गिरेगा? अंतिम सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को होगा। उस सूची से यह तय होगा कि असली मतदाता कौन है और किसका नाम सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया की हर बाधा को पार कर गया है। इसलिए 9 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्शन से भरपूर होने वाला है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि 2003 की सूची में नाम मिल जाने को मंजिल न समझें। ये बस रास्ते का एक पड़ाव है। असली यात्रा तो अब शुरू हो रही है। दस्तावेज तैयार रखना भविष्य की भागदौड़ से बचने का एक स्मार्ट तरीका है। मैं इसमें बस एक बात और जोड़ना चाहूंगा। इस पूरी प्रक्रिया को एक बोझ की तरह देखने की बजाय इसे एक अवसर के रूप में देखें। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या साफ सुथरे जमीन के कागज, ये सिर्फ इस SIR प्रक्रिया के लिए जरूरी नहीं है।
ये आपकी जिंदगी के हर मोड़ पर, बच्चों के एडमिशन से लेके बैंक लोन तक, हर जगह काम आते हैं। तो इन्हें तैयार करना एक तरह का निवेश है जो हमेशा आपके काम आएगा। बिल्कुल सही। और शायद ये हमें एक और मौका देता है। इस भाग-दौड़ में शायद हम अपने परिवार के दस्तावेजी इतिहास को सहेजने का एक अवसर भी देख सकते हैं। कितने लोग हैं जिन्हें पता है कि उनके दादा-दादी के दस्तावेज कहाँ और किस हाल में है? बहुत खूबसूरत बात कही आपने। ये एक मौका है उन सबको ठीक करने का, सहेजने का और अपनी जड़ों को दस्तावेजों की शक्ल में मजबूत करने का। और ये हमें सोचने के लिए एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या पता आपको अपने दादाजी की पुरानी मार्कशीट में सिर्फ उनकी जन्म तिथि ना मिले, बल्कि उस स्कूल का नाम भी मिल जाए जिसके बारे में उन्होंने आपको कभी कोई कहानी सुनाई हो। शायद उन पुराने पीले पड़ चुके कागजों में नामों और तारीखों से परे भी कोई कहानी छिपी हो। पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब एक ऊ की मात्रा किसी की पहचान पर सवाल खड़ा कर सकती है, तो क्या हम इंसानों की असलियत पर भरोसा कर रहे हैं या कंप्यूटर के कोड की सख्त और सीधी लॉजिक पर? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।